नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जनसंख्या परिप्रेक्ष्य पर। एक ऐसा टॉपिक जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए, ये टॉपिक न सिर्फ आपकी भूगोल की समझ को बल्कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की समझ को भी और बेहतर बनाएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है 1.43 अरब, ये 2023 में भारत की एक अंदाजन जनसंख्या है। मतलब करीब करीब 143 करोड़ लोग। सोचिए, ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि हमारा देश कितना बड़ा और विशाल है। और पता है, इसी नंबर के साथ एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। भारत अब चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। अब देखिए, परीक्षा में सफल होने के लिए सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि हमारी आबादी कितनी है। असली बात तो इसके पीछे की कहानी, इसके डायनामिक्स को समझने में है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जनसंख्या का एक परिचय लेंगे, फिर इसके जो 4 सबसे मजबूत स्तंभ हैं उनको समझेंगे। जनसंख्या वृद्धि के अलग अलग पहलू क्या हैं, इसके अच्छे बुरे प्रभाव क्या होते हैं, और आखिर में परीक्षा के लिए कुछ एकदम जरूरी फैक्ट्स पर भी नजर डालेंगे। चलिए, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। जनसंख्या की जो मूल परिभाषा है उसको समझते हैं, क्योंकि यही तो इस पूरे टॉपिक की नींव है ना? तो सवाल उठता है, आखिर ये जनसंख्या है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो एक तय समय पर किसी एक खास इलाके में जितने भी लोग रहते हैं उनकी कुल संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। और हाँ, यहाँ समय और क्षेत्र, ये 2 शब्द बहुत बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, अब जब हमें परिभाषा पता चल गई है तो चलिए जनसंख्या को समझने के लिए इसके 4 सबसे जरूरी पिलर्स यानी स्तंभों को देखते हैं। इससे क्या होगा, हमें एक क्लियर फ्रेमवर्क मिल जाएगा, चीजें समझना आसान हो जाएगा। तो पहला स्तंभ है जनसंख्या का आकार। यह सबसे सीधा और आसान है। इसका सीधा सा मतलब है किसी देश या किसी इलाके में कुल कितने लोग रहते हैं। जैसे कि भारत हो गया, चीन है, अमेरिका, ये सब बड़े जनसंख्या आकार वाले देश हैं। दूसरा स्तंभ है जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये थोड़ा अलग है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कितने लोग हैं, बल्कि ये बताता है कि लोग कितने पास पास रह रहे हैं। मतलब हर एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में औसतन कितने लोग बसे हुए हैं। इसका फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है। टोटल पॉपुलेशन को टोटल एरिया से डिवाइड कर दीजिए। अगर हम 2011 के आंकड़ों को देखें तो भारत का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और हां, एग्जाम के लिए ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। हमारा तीसरा स्तंभ है जनसंख्या वृद्धि। कभी सोचा है कि किसी भी देश की आबादी समय के साथ घटती बढ़ती कैसे है? असल में ये बदलाव जन्म दर, मृत्यु दर और आजकल बेहतर होती स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कई फैक्टर्स की वजह से होता है। और फिर आता है हमारा चौथा और आखिरी स्तंभ, जनसंख्या की संरचना। इसमें हम क्या करते हैं, हम पूरी आबादी को अलग अलग ग्रुप्स में बांट कर देखते हैं। जैसे उम्र के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग गांव में हैं और कितने शहरों में। यहीं पर एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आता है डेमोग्राफिक डिविडेंड का। इसका मतलब यह है कि जब किसी देश में काम करने वाले युवा लोग ज्यादा हों और उन पर निर्भर बच्चे और बूढ़े कम हों, तो देश के आर्थिक विकास की संभावनाएं आसमान छू जाती हैं। यह हमें आबादी की क्वालिटी को गहराई से समझने में मदद करता है। चलिए, अब जो सबसे डायनामिक पिलर है, मतलब जनसंख्या वृद्धि, उस पर थोड़ी और गहराई से नजर डालते हैं। ये समझना कि आबादी घटती बढ़ती कैसे है बहुत ही जरूरी है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि 3 तरह की हो सकती है। पहली सकारात्मक, दूसरी नकारात्मक और तीसरी शून्य। जब जन्म लेने वालों की संख्या मरने वालों से ज्यादा हो तो ये है पॉजिटिव ग्रोथ। जब मरने वालों की संख्या ज्यादा हो जाए तो वो है नेगेटिव ग्रोथ। और जब जन्म और मृत्यु दर लगभग बराबर हो तो उसे हम शून्य वृद्धि कहते हैं। सिंपल। अच्छा, अब तक हमने जितने भी आंकड़े और परिभाषाएं देखी, चलिए अब उन्हें असली दुनिया से जोड़कर देखते हैं। सवाल ये है कि जनसंख्या बढ़ने के समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या असर होते हैं। भाई, इसके कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी। अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो एक बड़ी और बढ़ती हुई आबादी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी हो सकती है। कैसे? भाई, काम करने के लिए ज्यादा लोग मिलते हैं, एक बड़ा लेबर फोर्स तैयार होता है, बाजार बड़ा होता है और इससे आर्थिक विकास की जबरदस्त संभावनाएं खुलती हैं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
बहुत तेजी से बढ़ती आबादी अपने साथ कई बड़ी चुनौतियां भी लाती है, जैसे बेरोजगारी बढ़ती है, गरीबी, हमारे सीमित संसाधनों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याएं भी खड़ी होती हैं। और ये वो टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में अक्सर सवाल बनते ही बनते हैं। ओके, तो अब थोड़ा गेयर बदलते हैं। अब बारी है एक रैपिड फायर राउंड की, जिसमें हम सिर्फ उन फैक्ट्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो पूरा ध्यान यहां लगाइएगा। भारत की जनगणना का इतिहास, चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहली जनगणना हुई 1872 में। फिर एक नियमित जनगणना, मतलब जो हर 10 साल में होती है, वो 1881 से शुरू हुई। और आज़ाद भारत की पहली जनगणना हुई 1951 में। ये सारी तारीखें बहुत ज़रूरी हैं, इन्हें याद कर लीजिए। दो और बहुत ज़रूरी बातें। पहली, जनगणना हर 10 साल में की जाती है, और दूसरी, इसे कंडक्ट कौन करता है? गृह मंत्रालय, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये दोनों ही सीधे सीधे सवाल बनकर एग्जाम में आ सकते हैं। बढ़ती आबादी को मैनेज करने के लिए सरकार कई तरह के कदम उठाती है, जैसे कि परिवार नियोजन को बढ़ावा देना ताकि परिवार अपने हिसाब से प्लानिंग कर सकें, शिक्षा का प्रसार करना खासकर महिलाओं में क्योंकि इससे जागरूकता आती है, महिला सशक्तिकरण ताकि वो अपने फैसले खुद ले सकें, शादी की उम्र बढ़ाना जिससे प्रजनन की अवधि कम हो जाती है, और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना जिससे मां और बच्चे दोनों के मृत्यु दर में कमी आए। और ये रहा एक सिंपल सा मेमोरी ट्रिक। याद है वो 4 स्तंभ? बस उन्हें एक साथ जोड़ दीजिए। आकार प्लस घनत्व प्लस वृद्धि प्लस संरचना बन गया जनसंख्या परिप्रेक्ष्य। एग्जाम में आंसर लिखने के लिए ये 4 स्तंभ वाला फ्रेमवर्क आपके बहुत काम आने वाला है। तो ठीक है, हमने सारे फैक्ट्स और फिगर्स देख लिए हैं, लेकिन चलिए इस चर्चा को एक ऐसे सवाल के साथ खत्म करते हैं जो हमें इन आंकड़ों से भी आगे सोचने पर मजबूर कर दे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जो कुछ भी हमने आज समझा है उसके आधार पर क्या लगता है, भारत की ये जो विशाल आबादी है, ये हमारे लिए एक मौका है जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, या फिर ये एक बहुत बड़ी चुनौती है? देखिए, इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है, और एक अच्छी तरह से सोचा समझा नजरिया ही आपको बाकियों से अलग करेगा। तो इस पर जरूर सोचिएगा।